दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही फेमस फॉर्म ऑफ पोएट्री को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिरिक। इस पर मैं 4 या 5 साल पहले एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी थी कि ये लिरिक क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं आपसे इस वीडियो के एंड में। तो लिरिक एक ऐसे टाइप की पोएम होती है जिसे गाने की तरह गाया जाना चाहिए, इसलिए इसको लिरिक बोला जाता है। मैं डायरेक्टली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की बजाय आपको इसकी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करूंगा, इसका इतिहास, ताकि आपको समझ में आए कि ये किस टाइप की पोएम होती है और ये बनी कैसे। इसके लिए हमें ग्रीक टाइम में चलना पड़ेगा। जब ग्रीक टाइम पर सॉन्ग्स गाए जाते थे तो उनको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं दोस्तों। हाँ, ये पोएट्री सॉन्ग्स से निकल कर आई है, ग्रीक सॉन्ग से, तो इसलिए इसको लिरिक बोला जाता है। तो ग्रीक सॉन्ग्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक थे मेलिक सॉन्ग और दूसरे थे कॉरिक सॉन्ग। मेलिक सॉन्ग्स को एक सिंगल वॉइस में गाया जाता था और इसे गाते वक्त एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था, इस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है दोस्तों लायर, ठीक है। और कॉरिक सॉन्ग्स वो होते थे जिन्हें ग्रुप में गाया जाता था, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता था, सिर्फ एक लायर का नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता था और डांस भी होता था। तो हमें जानना पड़ेगा ये समझने के लिए कि सॉन्ग्स को दो टाइप्स में बांटा गया था, मतलब दो टाइप्स के सॉन्ग्स होते थे, एक मेलिक सॉन्ग्स और एक कॉरिक सॉन्ग्स। तो आप सोचो, सिंगल आदमी भी जब लिरिक को गाता था तो उसके हाथ में भी एक इंस्ट्रूमेंट होता था। इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? लायर। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी? ताकि वो अपने सॉन्ग में और ज़्यादा इमोशंस को ऐड कर सके। शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम पर लैंग्वेज इतनी पॉलिश्ड नहीं होती थी। इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। आपके वर्ड्स में भी इतनी कोई खास बात नहीं है, तब भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उनको सेटल कर सकते हो। तो उस टाइम पर लायर का यूज़ किया जाता था कि उस टाइम पर गाना गाने के लिए सब्जेक्ट मैटर इतना मायने नहीं रखता था। फिर क्या होता है, कुछ सालों के बाद में पता लगा कि हम वर्ड्स को भी राइम और मीटर का यूज़ करके रिदमिक बना सकते हैं। मतलब म्यूजिकल वर्ड्स भी हम बना सकते हैं रिदम का यूज़ करके, राइम का यूज़ करके, मीटर का यूज़ करके हम अपने वर्ड्स को भी रिदमिक बना सकते हैं। और इसकी वजह से अब हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत खत्म हो गई। जब वर्ड्स ही म्यूजिकल हो गए तो किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत क्या है? अब क्या होता है दोस्तों, कहानी को थोड़ा और आगे चलते हैं कि एक एज आती है एलिजाबेथन एज। इंग्लिश लिटरेचर में ड्रामा की गोल्डन एज कहा जाता है इसको। तो ये जब एज आई तो इस वर्बल मेलोडी, मतलब वर्ड्स को म्यूजिकल बनाने का सबसे ज्यादा यूज किया गया दोस्तों। यहां तक कि ड्रामा में भी वर्बल मेलोडी का यूज किया जाता था। ये लोग वॉवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को इतना आर्टिस्टिकली यूज करते थे कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एलिजाबेथन्स ने जब तक लिरिक्स लिखे तब तक लिखे। फिर इसके बाद में रोमांटिक एज में जॉन कीट्स और पीबी शैले, इन्होंने बहुत यूज़ किया। और विक्टोरियन एज में टेनिसन दोस्तों लिरिक्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक पोएम लिखी है, ओ हार्क ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर। आप देखना कितना ब्यूटीफुली अरेंज किया है वर्ड्स को उन्होंने। तो आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि लिरिक लायर नाम के इंस्ट्रूमेंट से एकदम फ्री हो गई थी। जहाँ ग्रीक टाइम में लायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। मैंने आपको ग्रीक लिटरेचर में सैफो का नाम नहीं बताया दोस्तों। सैफो नाम की एक पोएटेस थी ग्रीक टाइम में जो लिरिक पोएट्री बहुत ज़्यादा लिखती थी। इनकी पोएट्री को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर गाया जाता था। सैफो को दोस्तों 10th म्यूज भी कहते हैं। ये एक एडिशनल जानकारी है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ कि इस टाइप की पोएम्स लिखी कैसे जाती है। इस पोएम के अंदर सिंगल इमोशन या सिंगल फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है। ये पोएम लिखी इस तरीके से जाती है ताकि सिंगल इमोशन या सिंगल फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा सके। इसे दिल से गाया जाता है बजाय के दिमाग के। यहाँ पर दिमाग नहीं चलता, जैसे हम बैठे बैठे कोई छोटे मोटे गाने गा लेते हैं ना, उसी तरीके से। सॉन्ग्स की तरह छोटी होती है, लंबी नहीं होती, ताकि इसे याद रखा जा सके। इसे पोएट लिखते ही इसलिए थे ताकि गाने वाले इसे याद रख सकें और बार बार गाएं। जैसा कि एडगर एलन पो जब अपनी लिरिक्स लिखते थे तो उनका भी यही कहना था कि लिरिक लंबी नहीं होती है, ये सब्जेक्टिव होती है। पोएट अपने खुद के पर्सनल इमोशंस इसमें बयां करता है। इसके अंदर नैरेटिव, ड्रामा, ये सब चीज़ें नहीं चलती। मतलब इसके अंदर कोई कहानी नहीं सुनाई जाती, इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं होता। वो तो एपिक पोएट्री में होता है।
इसमें कोई ड्रामा, कोई कहानी नहीं सुनाई जाती। इसमें तो बस ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है और गाने के पर्पज से इसको लिखा जाता है। जैसे कि आप एलिजीज, ओड्स, सोनेट्स, ये सब लिरिक पोएट्री की तो एग्जाम्पल हैं। सोनेट्स के अंदर आपको कौन सी कहानी मिलेगी? ये सब्जेक्टिव होती है, रिदमिक होती है, इनमें कोई कहानी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लिरिक के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्म ऑफ पोएट्री लिरिक्स समझ में आई होगी। दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।